नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और आज के सेशन में पढ़ने के लिए तैयार होंगे। इन महिला को एक बार देख लीजिए। ये हैं नैन्सी पेलोसी। कौन है, क्या कर रही हैं, क्यों हम इनकी चर्चा कर रहे हैं, सारी बातें जान जाएंगे। अगर आप पुराने हमारे साथी हैं तो इनकी जुड़ी हुई पुरानी कहानियां भी जान जाएंगे। फिलहाल के लिए समझिए कि ये अमेरिका की ओम बिड़ला हैं। अब आप पूछेंगे मतलब? अरे जैसे ओम बिड़ला हमारे स्पीकर ऑफ मतलब जो लोअर हाउस है उसके स्पीकर हैं, ऐसे ही ये अमेरिका के अंदर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसकी स्पीकर हैं। मतलब सेम पद पर हैं। एक तरह से अपने जैसे लोकसभा अध्यक्ष का पद होता है, ऐसे ही वहाँ की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर हैं। ठीक है साहब, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर हैं। हम इनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम इनकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि अमेरिका ने ना इनको संभवतया दुनिया को चिढ़ाने के लिए भेजा हुआ है, और चिढ़ाने के नाम पर दाव ऐसे खेला हुआ है कि अगर तुम्हें कुछ हो भी गया तो अमेरिका को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में स्पीकर के पद को इतना कोई खास महत्व भी नहीं है। लेकिन अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव के नाम पर तुम जब भी जाओगी माहौल खड़ा करोगी। अब आप पूछेंगे अमेरिका ने किसको चिढ़ाने के लिए रखा हुआ है? चीन को चिढ़ाने के लिए रखा हुआ है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? चलो मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, अगर आपको याद आ जाए तो कम से कम थम्स अप करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को इनके बारे में पहले मतलब 1.5-2 साल पहले एक सेशन किया था, उसमें जानकारी दी थी। चलिए मैं आपको याद दिलाता हूं। ये नैन्सी पेलोसी हैं जिनका जहाज ताइवान जा रहा है। ताइवान जाते हुए जहाज को याद करिए, अगर घटना याद आ रही हो तो बकायदा उनको लड़ाकू विमान आपस में सुरक्षित ले जाकर ताइवान जा रहे हैं। अब आप कहेंगे ताइवान की बात आज क्यों याद दिला रहे हो? मैंने कहा बस इसलिए याद दिला रहा हूं कि चाइना को कितना अखरती हैं ये, पुरानी घटना से याद दिला रहा हूं। आज मैं इस सेशन में इसका क्या महत्व है 2 मिनट में स्थापित कर दूंगा। फिलहाल के लिए इतना समझिए कि याद कर पा रहे हैं कि इन्हें चाइना और ताइवान को चाइवान बोल दे रहा हूं, चाइना की तरफ से थ्रेट था। थ्रेट इस बात का था कि अगर आप ताइवान में लैंड हुई तो आपको हम हवा में उड़ा देंगे। अगर आपको याद आ रहा है तो ये ताइवान की यात्रा पर गई थी, और ताइवान की यात्रा पर जाते समय ताइवान के लोग तो इनका सम्मान कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे, लेकिन चाइना इनको धमका रहा था, कह रहा था कि अगर अमेरिका ने हदें पार की तो उसे गंभीर नतीजे देखने को मिलेंगे। मतलब इतना तक ये हो गया था कि अगर पेलोसी का प्लेन उतरता है तो उसको हवा में ही मार दो, ये तक चाइना के अंदर बातें उड़ने लगी थी। मतलब चाइना इनकी ताइवान यात्रा पर वर्ष 2022 में भयंकर बिफरा था। संभवतया आपको याद होगा, हालात ये हो गए थे कि ये जब ताइवान में थी तो चाइना वालों ने पूरी तरफ से ताइवान को घेर लिया था, सारी तरफ से युद्ध का माहौल बन गया था। लेकिन अमेरिका की तरफ से नैन्सी पेलोसी सक्सेसफुली वहां जाकर वहां के अधिकारियों से मिलकर प्रॉपर तरीके से लौटी थी। ये वो तस्वीरें हैं जब यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी का विमान ताइवान पहुंचा था 2022 के अंदर, और उसके बाद में प्रॉपर तरीके से ये यहां जाकर यहां के अधिकारियों से मुलाकात की थी। यह अपने आप में एक सिंबॉलिक मूव था। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो थम्स अप करिएगा कि ये एक सिंबॉलिक मूव था जिसमें कि अमेरिका चाइना से ये कहना चाह रहा था कि तुम ताइवान के नाम पर मुझे जो भी कहोगे मैं मानने वाला नहीं हूं। अच्छी बात है साहब। चाइना के साथ अमेरिका की कितनी अखरती है, आज उसका दूसरा नमूना पेश किया जा रहा है। क्या यूएस की यही लॉ मेकर और नैन्सी पेलोसी की टीम इंडिया आई हुई है। अब आप पूछेंगे इंडिया में क्या दिक्कत हो सकती है? इंडिया तो आ ही सकता है ना, चाइना को इंडिया से क्या दिक्कत है? दिक्कत है ये इंडिया आई हैं, लेकिन इंडिया में भी एक खास जगह आई हैं। कहां पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर एक स्थान है, नाम है धर्मशाला। अब आप पूछेंगे धर्मशाला ये कहां जगह है? साहब धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के अंदर पहाड़ों पर स्थित एक जगह है। वहीं पर स्थित जगह है मैक्लोडगंज। वहां पर दलाई लामा रहते हैं। ये दलाई लामा से मिलने आई हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, दलाई लामा से मिलने आई हैं, इसमें भी चाइना को क्या दिक्कत हो सकती है? चाइना ने 1962 में भारत से युद्ध जो लड़ा था ना, उसमें एक बड़ा कारण दलाई लामा थे। अब ये दलाई लामा से मिलने आई हैं। अब ये दलाई लामा कौन है जिनसे ये मिलने आई हैं, आज के सेशन में जिक्र करेंगे। इनका मिलना क्यों जरूरी है, अमेरिका की तरफ से इन्हें क्यों भेजा गया है, विशेष रूप से तब जब अमेरिका में इलेक्शंस होने वाले हैं, उस समय पर इन्हें यहां भेज करके दलाई लामा से कहा है कि आप अगर तैयार हैं
तो हम एक कानून बनाने जा रहे हैं और वो कानून चाइना की पोल खोल देगा दुनिया के सामने। आप पीछे मत हट जाना। नैन्सी पेलोसी ठहराने आई हैं दलाई लामा से। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये भारत के धर्मशाला में दलाई लामा के साथ तस्वीरें हैं। अब जिनको नहीं पता है कि दलाई लामा की कहानी क्या है, तो उन्हें और थोड़ा डिटेल में बातें सुननी होंगी कि दलाई लामा की वजह से भारत और चीन के रिश्ते कैसे खराब हुए और ये इनसे मिलकर के भारत के लिए कैसी चिंताएं खड़ी कर रही हैं। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि इनका पूरा एजेंडा चाहे ताइवान को प्रमोट करके चाइना को परेशान करना था, या फिर, और देखिए बड़ा ही तरीके से अमेरिका ये सब काम करता है। ताइवान को उकसा रहा है ताकि ताइवान से चाइना का युद्ध हो, ताइवान अमेरिका से वेपन खरीदे। नंबर दूसरा, इंडिया को उकसा रहा है दलाई लामा के मामले पर, इंडिया चाइना के रिश्ते खराब हों, इंडिया फिर वेपन खरीदे, क्योंकि चाइना रशिया इन दिनों बहुत करीब आ रहे हैं, तो हो सकता है इंडिया अमेरिका से खरीद। मतलब ये पूरी तरह से ग्राउंड बनाकर चलते हैं कि दुनिया में अस्थिरता कैसे लाई जाए। अब अस्थिरता कहिए इसे, या फिर ये कहिए कि दुनिया के उन लोगों का ये मसीहा बनते हैं जिन्हें लगता है कि हमें, हमारे साथ में दुनिया में अनीति हो रही है, हमारे साथ लोगों ने गलत किया है। तो चलिए इस समय अमेरिका को उस नजरिए से देखते हैं कि ये तिब्बत के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं और इनका असली उद्देश्य क्या है, वो सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए नैन्सी पेलोसी के साथ ये पूरी टीम इंडिया आई हुई है। बकायदा तिब्बत के अंदर इनका स्वागत किया गया। हिमाचल प्रदेश के अंदर कांगड़ा एयरपोर्ट पर इनका प्लेन उतरा, वहां से इनको बाहर लेकर के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से लेकर के धर्मशाला ले जाया गया। वहां पर इनका जो कंप्लीट डेलीगेशन है जो अमेरिका से आया है, ये तिब्बत के नेताओं से बात करने आया है। तिब्बत के नेताओं से तिब्बत की जगह हिमाचल की धर्मशाला में बात क्यों? क्योंकि वहां के बड़े नेता इस समय अपनी सरकार धर्मशाला से चलाते हैं। तिब्बत की सरकार इंडिया की धर्मशाला से चलती है और ये उनसे बात करने आए हैं। तो क्या बात करने आए हैं साहब? इनसे बात करने ये आए हैं कि हम लोग एक कानून पारित करने जा रहे हैं चाइना के खिलाफ, तिब्बत के विषय पर, कि तिब्बत पे किस प्रकार से जबरन चाइना ने कब्जा किया हुआ है। आप तैयार हो? तो उसी चीज के लिए ये यहां आए हैं। अब थोड़ा सा तिब्बत समझ लेते हैं। देखिए, भारत और चाइना का जब आप मैप देखते हैं तो भारत के उत्तर पूर्व की तट पर, किनारे पर, मतलब उत्तर पूर्वी किनारे पर एक बहुत बड़ा भूभाग दिखाई देता है जिसका नाम तिब्बत है। हालांकि इसे ये जिनजेन के नाम से पहचानता है, जाइजेन के नाम से चाइना पहचानता है, तिब्बत नहीं नाम लेता है वो, ठीक है। जैसे ऊपर जिनजियांग है, इस तरह से इसको जीनांग कहता है। ये इस क्षेत्र को, जिसको अपन ताइबत के नाम से जानते हैं, ये दुनिया की छत के नाम से, पामीर गांठ की तरह दुनिया की छत की तरह से भी इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। इस तिब्बत पर चाइना का अनाधिकृत कब्जा है। अनाधिकृत कब्जा कैसे है उसकी कहानी थोड़ी सी चलिए डिस्कस कर लेते हैं। असल मायने में तिब्बत और चाइना का जो कन्फ्लिक्ट है, ये कहिए कि तब से है जब से दलाई लामा इंडिया में है। अब आप पूछेंगे ये कैसे? तो इसका थोड़ा सा इतिहास समझते हैं। दलाई लामा कौन है, तिब्बत से उनका क्या संपर्क है, क्या संबंध है, वो समझते हैं। तो देखिए, भारत में जब बुद्धिज्म प्रमोट होने लगा तो बुद्धिज्म धीरे धीरे भारत के आसपास के क्षेत्रों में भी फैला। धीरे धीरे ये सभी क्षेत्र, आसियान कंट्रीज, चाइना, मंगोलिया, ये सब बुद्धिज्म के प्रभाव में आने लगे। ऐसे में ही बुद्धिज्म के लिए तिब्बत एक क्षेत्र के रूप में निकल कर आया। यहां पर बौद्ध धर्म को प्रमोट करने के लिए तिब्बत स्कूल की स्थापना की गई, जो बौद्ध धर्म के लिए लोगों के मन में जिज्ञासा और उनके मन के सवालों को दूर करने का काम करती थी। यह काम करने में तेंजिंग ग्यात्सो 14वें गुरु थे। तो 14वें गुरु थे, तो पहले कौन थे? तो आइए मैं आपको पहले गुरु तक लेकर चलता हूं। असल मायने में कहानी शुरू होती है 1357 से 1419 के बीच में। उस समय तिब्बत के अंदर एक धर्म गुरु हुए जिनका नाम था जे सिंगाम्फा। 1409 में जे सिंगाम्फा ने एक स्कूल की स्थापना की जिसका नाम था जैलग स्कूल। ये जो जैलग स्कूल है, इसका काम था बौद्ध धर्म का प्रचार करना, यानी दुनिया भर के अंदर ये स्कूल बौद्ध धर्म का प्रचार करेगी। ये जो जैलग स्कूल है, इस स्कूल का जो प्रधान शिक्षक होगा उसे दलाई लामा कहा जाएगा। दलाई लामा गुरु को नाम दिया गया, ठीक है साहब। दलाई लामा नाम दे दिया गया जैलग स्कूल के पर सबसे प्रमुख गुरु को, जिसका उद्देश्य था दुनिया भर में ज्ञान फैलाना। भारत और चीन के बीच में जब यह तिब्बत हुआ करता था, वहीं पर एक चर्चित छात्र थे जिनका नाम था गेंदुन द्रुप। गेंदुन द्रुप आगे चलकर दलाई लामा बने, यानी कि जैलग स्कूल के अंदर टीचर बने। बौद्ध धर्म के अनुयायी दलाई लामा को
आज के समय पर एक रूपक के रूप में, एक सिंबल के रूप में देखते हैं, एक प्रतीक के रूप में देखते हैं कि आप ही हो जो धर्म को आगे बढ़ाओगे। एक दलाई लामा के जीवन के पूर्ण होने पर दूसरे दलाई लामा का पद ग्रहण किया जाता है। ठीक है साहब। अच्छा, अब इस साथ सवाल धीरे धीरे यहां पर क्रिएट होने लगा कि तिब्बत के अंदर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दलाई लामा शिक्षक के रूप में स्थापित हो गए। ये अपना प्रचार प्रसार करते रहे, सब कुछ ठीक ठाक तरीके से चलता रहा। धीरे धीरे धर्म के साथ साथ एकीकरण सत्ता का भी होने लगा। तो तिब्बत के एकीकरण के वक्त बौद्ध और तिब्बती नेतृत्व के बीच में कुछ झगड़े हुए। ऐसी स्थिति में तिब्बत पूरे क्षेत्र को एक करके एक शासन व्यवस्था चलाने में कामयाब हो गया। धीरे धीरे तिब्बत एक सांस्कृतिक केंद्र बन के उभरने लगा और यहां पर बौद्ध धर्म की संपन्नता होने लगी। अब इस बौद्ध धर्म की संपन्नता को चीन से कैसे टक्कर मिली वो समझिए। क्रमागत रूप से तिब्बत एक ऑटोनॉमस क्षेत्र के रूप में चलता रहा। 13वें दलाई लामा 1912 में तिब्बत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देते हैं। उससे पहले तिब्बत चाइना के साथ जुड़ा हुआ तो था, लेकिन अपने आप को ऑटोनॉमस तरीके से साथ रखता था, स्वायत्त तरीके से कि निर्णय हमारे हम लेंगे, आपके सहयोग से काम करते रहेंगे। ऑटोनॉमस क्षेत्र घोषित कर दिया था, जैसे चाइना ने हांगकांग के साथ किया हुआ है। ऐसे इन्होंने अपने आप को ऑटोनॉमस घोषित किया हुआ था। 13वें दलाई लामा 1912 में तिब्बत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देते हैं कि हमारा ऑटोनॉमी में किसी प्रकार की चाइना का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। 40 साल तक इन्हें कोई दिक्कत होती भी नहीं है। लेकिन 13वें से जब 14वें साल में, यानी कि 14वें दलाई लामा में एंट्री होती है 40 साल बाद, तो 14वें दलाई लामा के रूप में जो वर्तमान वाले दलाई लामा हैं, इन्हें शपथ ग्रहण करनी होती है। इनके शपथ ग्रहण के समय ही चाइना फिर से तिब्बत पर अपना कब्जा स्थापित करने की लड़ाई लड़ना शुरू कर देता है। यानी 40 साल तक तिब्बत पूरी तरह स्वतंत्र रहता है और उसके बाद उसकी स्वतंत्रता को चीन की चुनौती मिल जाती है। अब यह कहानी क्या है? असल मायने में कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू हुई कि 1956 में प्रधानमंत्री चीन के, जिनका नाम था झाऊ एन लाई, वो 12 दिन की यात्रा पर भारत आए थे। अपने साथ में दलाई लामा को भी लेकर आए थे, जो आज वाले दलाई लामा हैं। उस समय दलाई लामा महज 23 साल के आसपास हुआ करते थे। नेहरू जी के साथ इनकी बातें हो रही थी। उस नेहरू जी के साथ हो रही बातचीत में ही इन्होंने, जो वर्तमान वाले दलाई लामा हैं, इन्होंने नेहरू जी के सामने तिब्बत की स्वतंत्रता की बात छेड़ दी। इससे झाई एन लाई को लगा कि तिब्बत को अगर समय से कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में तिब्बत इंडिपेंडेंट रूप से दुनिया के देशों के साथ संपर्क रखेगा। झाई एन लाई वापस लौटते हैं और वापस लौट करके दलाई लामा को बीजिंग बुलाते हैं कि दलाई भाई साहब बीजिंग चले आओ, मतलब उनकी जो राजधानी है चाइना की, वहां बुलाओ। लेकिन आते समय याद रखना कि अपने साथ कोई सैनिक मत लाना, कोई बॉडीगार्ड मत लाना, ना ही अपना कोई समर्थक लेके आना। दलाई लामा को यह बात समझ में आ जाती है कि कुछ तो दाल में काला है। बस दलाई लामा को यह बात समझाई उनके एक मित्र, ऑस्ट्रेलियाई मित्र जिसका नाम था हैरिच हैरे। उन्होंने कहा भाई साहब आप मत जाइए, आप वहां गए तो चाइना वाले आपको बंधक बना के रख लेंगे और अपनी मर्जी से कोई दलाई लामा नियुक्त कर देंगे। वर्तमान वाले दलाई लामा उस समय काफी छोटे थे। वो तत्काल प्रभाव से खुद सैनिक का वेश धारण किए 1959 में, और सैनिक का वेश धारण करके अरुणाचल प्रदेश के तवांग के रास्ते एंट्री कर गए इंडिया में। और इंडिया में आकर इंडिया के अंदर शरण मांग ली कि सर मुझे शरणागति दे दो, मैं यहीं रहना चाहता हूं, क्योंकि नेहरू जी से पहले ही मिलकर गए हुए थे, और मैं शांति चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि तिब्बत के अंदर चाइना किसी और को दलाई लामा बनाए और तिब्बत पर किसी प्रकार का कब्जा हो। हालांकि चाइना को यह बात तो बुरी लगी ही लगी और उसने तिब्बत के ऊपर अपना पूरी तरह से कब्जा स्थापित कर लिया। कहने का मतलब यह हुआ कि तिब्बत पर चाइना का कब्जा हो गया और वर्तमान दलाई लामा के जो समर्थक थे वो वहां से निकल कर भारत चले आए। और भारत में हिमाचल प्रदेश, जो कि हिमालयन स्टेट है, हिमालयन स्टेट के दूसरी तरफ यानी उत्तरी किनारे पर तिब्बत है, तो बहुत सारे दलाई लामा के समर्थक भारत की तरफ चले आए और यहां आकर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शरण ले ली। तब से लेकर आज तक दलाई लामा भारत में हैं और तिब्बत के धर्मशाला के अंदर, जो हिमाचल प्रदेश की जगह है, वहां के मैक्लोडगंज में अपनी प्रॉपर तरीके से निर्वासित सरकार चलाते हैं। निर्वासित सरकार का मतलब है कि चाइना से बाहर तिब्बत की सरकार, कि हम लोग वहां नहीं हैं लेकिन वहां के लोगों के बारे में आज भी विचार करते हैं।
इनकी इसी निर्वासित सरकार को चूंकि भारत ने अपने यहां जगह दे दी थी, इसलिए चाइना भारत से बहुत नाराज हुआ था। आज जब हम चर्चा करते हैं कि यहां पर अमेरिका के प्रतिनिधि आए हैं मिलने, तो वो असल में मिलने इस बात के लिए आए हैं कि दलाई लामा, आप अगर चाहते हैं कि अमेरिका आपके मसले पर इंटरफेरेंस करे तो आपसे पहले कंफर्म तो कर लें। अब किस प्रकार का कंफर्मेशन है? असल मायने में एक्सपेक्टेशन ये है कि दलाई लामा के विषय को अब चाइना, अब अमेरिका पब्लिकली दुनिया के सामने रखेगा और चाइना के झूठ को उजागर करेगा। चाइना का झूठ क्या है? चाइना दुनिया को हमेशा यह बताता आया है कि तिब्बत उसका अभिन्न अंग है। वास्तविकता क्या है? तिब्बत पर तो उसने जबरन कब्जा किया हुआ है। ऐसी स्थिति में दलाई लामा की डिमांड है कि हमें अपना ऑटोनॉमस क्षेत्र दे दो, उस पर कब्जा मत करो। ऑटोनॉमस क्षेत्र की मांग को अमेरिका अपने संसद में एक बिल के रूप में ला चुका है। उनके द्वारा जो बिल लाया गया है, उसी बिल को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन के अगले 5 से 7 दिन के अंदर हस्ताक्षर होने हैं। इन 5 से 7 दिन में होने वाले हस्ताक्षर के लिए ही ये पहले इनसे मिलने आए हैं कि भाई तुम्हारे लिए पता चले कि हम बीड़ा उठा लिए और तुम पीछे बैकफुट पर चले गए। ऐसा तो नहीं होगा ना? बोले सर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, बाकायदा मैं यहां पर आपको यह भी बता दूं कि यहां पर भारत के अंदर जो हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला करके जगह है, यहां पर प्रॉपर तरीके से तिब्बती लोगों की अपनी सरकार चलती है। मतलब इन्होंने अपनी पूरी तरह से सरकार बनाई हुई है, अपना राष्ट्रपति चुनते हैं, राष्ट्रपति को सिकियोंग कहते हैं। इनकी संसद का कार्यकाल 5 साल का होता है। सरकार का मतलब ये नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इनको अलग सरकार चलाने की इजाजत दे दी गई है। ये अपने मुद्दे जो कि तिब्बतियों से जुड़े हैं उनका फैसला यहीं पर लेते हैं। तिब्बतियों की एक विशेष पहचान के रूप में ग्रीन कार्ड उनको दिया हुआ है, ग्रीन बुक दी हुई है, और वो ग्रीन बुक रखने वाले तिब्बती जो देश भर में कहीं पर भी हैं, वो धर्मशाला में होने वाले इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। और उन सबका जो सबसे प्रधान व्यक्ति है वो दलाई लामा ही कहलाते हैं। सिकियोंग राष्ट्रपति है, उनसे ऊपर दलाई लामा का पद है। दलाई लामा को देश और दुनिया में शांति के प्रतीक के नाम पर माना जाता है। यही कारण है कि उन्हें नोबेल पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। यूएस लॉ मेकर्स इसी कारण से इंडिया वर्तमान में आए हुए हैं। मैं एक जानकारी और आपको दे दूं, यूएस कांग्रेस का ये देख सकते हैं आप जून 12 का कि रिजॉल्व टाइबेट एक्ट आ रहा है। इस एक्ट को पास करवाने के लिए ही ये लोग यहां पर आए हैं। भविष्य में ये लोग क्या करेंगे? यहां पर तिब्बत की एक्टिविटीज को प्रॉपर तरीके से दुनिया के सामने रखेंगे कि जो भी डिसइंफॉर्मेशन फैली हुई है उसे हटाया जाए। इनएक्यूरेट चाइना का जो फॉल्स क्लेम है चाइना को लेकर के, उसके बारे में दुनिया को बताया जाए। मतलब एक प्रकार से चाइना को तिब्बत के मामले में दुनिया के सामने उजागर करने का काम यह कानून करने वाला है, जिस पर बाइडेन जल्दी ही हस्ताक्षर करने वाले हैं। बाइडेन के हस्ताक्षर से पहले ही यह सारा काम यहां पर हो रहा है। ठीक है साहब, तो उम्मीद है अब आपको यह जानकारी समझ में आ गई होगी। ये अंदर की तस्वीरें हैं, किस प्रकार से यहां पर प्रॉपर संसद की तरह से बातें हो रही हैं। यहां पर आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से किस प्रकार की तस्वीरें यहां पे आपको दिख रही हैं, कैसे ये सब लोग इनसे बातचीत कर रहे हैं, बातचीत के अंदर अपनी बातें रख रहे हैं। चाइना के द्वारा एज यूजुअल यूएस लॉ मेकर्स को वार्निंग दे दी गई है कि आप इंडिया क्यों गए हैं, आपकी तरफ से नैन्सी पेलोसी क्यों गई हैं, जो मोस्ट अवेटेड सी चीज़ है। इनकी प्रतिक्रिया आना लाजमी थी, वो आ चुका है। चाइना ने बाकायदा ये तक बताया कि देखो तिब्बत के लोग बहुत खुश हैं, वो प्रॉपर तरीके से चाइना के अंडर में रहकर बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बढ़िया खाते पीते हैं, बहुत खूबसूरती से रहते हैं। हमने उनके लिए सारी सुविधाओं का वहाँ पर विकास किया हुआ है। कुछ इस प्रकार से इन्होंने प्रॉपर तरीके से मतलब एक पूरा वीडियो डाल करके इस बारे में जानकारी दी है। ठीक है, हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि चाइना का वास्तविकता में पूरी दुनिया में जो असल क्षेत्र है वो इतना सा है जो ये लाल रंग का दिखता है। उसके अलावा तो बोले इन्होंने अधिकांश क्षेत्र पर दुनिया में कब्जा ही किया है। तिब्बत पर कब्जा है, ईस्ट तुर्किस्तान पर कब्जा है, इनर मंगोलिया पर कब्जा है। ऐसे ही इन्होंने ये जो गोत्सू, होकेन, कैंटोनिया, इन सब पर बोले कब्जा ही किया हुआ है। खैर फिलहाल के लिए हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि चाइना का तिब्बत पर जो जबरन कब्जा है, इसे अमेरिकी समर्थन कितनी अलग पहचान दिलाने में कामयाब होता है, और अगर ऐसा होता है
तो चाइना और अमेरिका के बीच में कितनी टसल बढ़ेगी, बस यही प्रयास हम आप समझने का करेंगे। उम्मीद है कि आपको विषय वस्तु समझ में आ गई हो। समझ में आ गई हो तो साथियों के साथ इसे साझा कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैंने जैसा आपसे कहा कि एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है, एडमिशंस ओपन हैं। क्लास 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर आपको पढ़ाई जाएगी। क्लासेस लाइव रहेंगी। अगर आप लाइव ना देखें तो आप उन्हें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। चारों सब्जेक्ट्स के बाइलैंग्वेज नोट्स आपको वहां पर पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए मिलेंगे। प्रॉपर तरीके से आपको एक वर्कशीट की तरह से काम दिया जाएगा कि आपको कौन से दिन क्या पढ़ के आना है। फिर उसका वीकली टेस्ट का आयोजन कराया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया आपको हमारे एप्लीकेशन पर प्राप्त होगी। इसके लिए आप अभी जाकर हमारा एप्लीकेशन, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है,